नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की, जाहिर सी बात है, और खास उत्तर प्रदेश की, जहां पर दूसरे चरण के मतदान में 9 जिलों की 55 सीटों पर बटन दबाए गए और अच्छा खासा उत्साह दिखा मतदाता में, वोटर में। कई जगह 70% तक भी मतदान की खबरें हैं। अभी 5 बजे तक के फिगर्स हमारे सामने आए हैं और 5 बजे तक के जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि लगभग 60.5% मतदान हुआ इन 55 सीटों पर। और जिलेवार अगर आपको आंकड़ा बताऊं, अमरोहा में 66.25%, बरेली 58.5%, बिजनौर 61.5%, बदायूं 56%, मुरादाबाद 64.5%, रामपुर 60% से ज्यादा, सहारनपुर 67%। ध्यान रखिएगा, ये 5 बजे तक की फिगर्स हैं। 6 बजे तक मतदान हुआ और मतदान में अभी भी कई जगह कतारें हैं। जो अपने मत का इजहार नहीं कर पाए वो अभी भी पोलिंग बूथ्स पर कई जगह मौजूद हैं। संभल में थोड़ा कम, लगभग 57% और शाहजहांपुर में सबसे कम 55.55% मतदान की खबर है। लेकिन पहले चरण का जो 58 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 62% के करीब, 62-62.5% का आंकड़ा आया। उससे ज्यादा मतदान होता दिखा है दूसरे चरण में, लगभग 65% यह आंकड़ा पहुंच जाएगा। और जो ये 55 सीटें हैं, इन 55 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 2017 में। 55 में से 38, बाकी जो 17 सीट थी वो अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन में गई थी। आपको ध्यान होगा ना, 2 लड़के साथ चले थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी ने 15 सीटें जीती और कांग्रेस ने 2। तो पहले 2 चरण जो हैं, पहले चरण में 58 सीट, दूसरे में 55, कुल मिलाकर 113 सीट। ये 25% से ज्यादा है कुल सीटों का जो उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि हैं 403। तो 1/4 सीटों पर अपने मत का इजहार कर दिया है उत्तर प्रदेश में मतदाता ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो 1/4 वोटों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद हो चुका है। और इन 113 में से बीजेपी ने 91 सीटें जीती थी पिछली दफा 2017 में। पहले चरण में 58 में से 53, 91% का स्ट्राइक रेट, और दूसरे चरण में 55 में से 38। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष और खास समाजवादी पार्टी ने जो ये बहुरंगी अतरंगी एक गठबंधन बनाया है, जिसमें कुछ इलाकों में इन 113 सीटों में सपा और आरएलडी का गठबंधन किसानी के मुद्दे पर, वो कितना मजबूत साबित होता है। और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी खुद कितना कमाल कर पाती है। और यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जो ये 9 जिले हैं, इनमें से 6 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 35 से 50% तक है। 35 से 50%। और पहले 2 चरणों में एक बात साफ दिखी है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है। बीजेपी की तरफ से हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश, 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं। आज सुबह भी एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो 80 की जब बात करते हैं तो 80% वो लोगों की बात कर रहे हैं जो विकास के साथ हैं। पर दरअसल जो मतदाता है, जो वोटर है, जिसे हम जनता जनार्दन भी कहते हैं, वो इतना मासूम, इतना नादान नहीं होता है। 80-20 के मायने क्या हैं? 80% हिंदू, 20% मुसलमान, ये बात भी आम मतदाता से छिपी नहीं होती है। तो कैराना की बात, पलायन की बात, दंगे की बात, टोपी की बात, अपराधियों की बात, यह एक नैरेटिव बीजेपी ने चलाया है। लेकिन विपक्षी गठबंधन भी इस ध्रुवीकरण के मामले में कोई दूध का धुला नहीं है। समाजवादी पार्टी भी एक मुश्त
मुस्लिम मतदाता उन्हें वोट कर दे, इस फिराक में साफ दिखाई दिया है। इसलिए वो जिन्ना का नैरेटिव भी आता है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है, ये बातें भी दिखाई देती हैं और सुनाई भी दी हैं। पर इन सब के बीच जो असल मुद्दे हैं, क्या उनकी गूंज भी सुनाई दी? मैं लगातार कह रहा हूं पिछले 3 महीने से कि भाई MY फैक्टर की बड़ी बात होती है उत्तर प्रदेश में। MY का मतलब मुस्लिम यादव कंबाइन, जिसकी बिना पर कई दफा सरकार बनाई है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन क्या इस बार यह MY मुस्लिम यादव नहीं, दरअसल महिला और युवा होने वाला है। आधी आबादी के मन में क्या है, लाभार्थी जाति बनाई है एक बीजेपी ने वेलफेयरिज्म के चलते, कि आपको गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के फंड की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। राज्य सरकार अब उसमें दाल, 5 किलो अनाज नहीं, सिर्फ दाल भी, चीनी भी, नमक भी और तेल भी दे रही है 31 मार्च तक। तो ये वेलफेयरिज्म काम करेगी? या कोरोना काल में जो बेरोजगारी की मार पड़ी, महंगाई भी एक चिंता का सबब है आम आदमी के लिए, उनकी एक झलक भी इस चुनाव में साफ दिख रही है। और जब 1/4 उत्तर प्रदेश के मतदाता ने अपने मत का इजहार कर दिया है, तो क्या दरअसल पश्चिमी यूपी पूरे यूपी की राह भी तय करता दिखाई दे रहा है? पिछली दफा जब 325 सीटें जीती बीजेपी गठबंधन ने, 80% से ऊपर का स्ट्राइक रेट, तो पहले चरण में ही 91% सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। तो क्या हम कुछ लहर भी देख पा रहे हैं? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, दूसरे चरण में वोटिंग धुआंधार, किसकी बनेगी सरकार? और पश्चिम ने तय कर दी है यूपी की राह। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर MH खान और 3 वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, शरद गुप्ता और विष्णु त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आशुतोष, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, राजनीतिक चर्चा तो होगी ही होगी, पहले थोड़ा विश्लेषण कर लिया जाए। मतदान और खास कुछ इलाकों में, और मैं इलाकों का नाम ले दूं, अमरोहा 5 बजे तक का आंकड़ा है 66.66%, यानी कि 70% के मतदान का अंदाजा हम लगा सकते हैं। मुरादाबाद 64.5%, यह भी 70 को छूता हुआ दिखेगा। सहारनपुर 67%, यह 70 भी पार कर सकता है। रामपुर में भी 60%, तो यह 65-66 जा सकता है। यह जो उत्साह है कुछ खास जिलों में, और इनमें से 6 जिले ऐसे हैं जो मैंने शुरुआती संबोधन में बताया, यहां पर 35 से 50% मुस्लिम मतदाता है। और धार्मिक ध्रुवीकरण तो हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, यह कोशिश की गई है। तो इस वोटिंग पैटर्न को किस तरह से आंकते हैं आप? संदीप, तस्वीर बिल्कुल साफ है जो आंकड़े आपने दिए हैं। और अगर उन आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, इन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी 40% के ऊपर है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी 66%, 67%, 60%, 64% है। जहां पे मुस्लिम आबादी आप कम है, जहां 30% से कम है, शाहजहांपुर जहां सिर्फ 17% है, वहां 55% पोलिंग हुई है। इसी तरीके से अगर आप देखें बदायूं, जहां 23% मुसलमान हैं, वहां 55% वोटिंग हुई है। संभल 32% है, तो अपेक्षाकृत कम है, वहां 57% पोलिंग हुई है।
तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम तबका जो है वो पूरी ताकत के साथ निकला है। और अगर वो पूरी ताकत के साथ निकला है और जो वोटर भारतीय जनता पार्टी का है उसमें एक उदासीनता दिखाई पड़ रही है। सेम पैटर्न आपको पहले फेज के चुनाव में भी दिखाई पड़ा था, जब आपने देखा था कि किस तरीके से साहिबाबाद में या नोएडा जैसे इलाकों में या गाजियाबाद के इलाकों में जो शहरी क्षेत्र था जहां भाजपा का प्रभावित वोटर है, वहां पर वोटर का पोलिंग परसेंटेज 50 शहरों में तो हमेशा से वोटिंग परसेंटेज जो होती है, जो मतदान में उत्साह होता है, वो फीका ही दिखाई देता है। ये सब शहरों पर लागू होता है। बोलते बहुत है शहरी, वोट डालने कम जाते हैं। बट लेकिन अमरोहा को तो आप जो है गांव का इलाका तो आप नहीं कह सकते ना। बिल्कुल नहीं। ये सारे वो है जो जिसे मुफस्सल टाउन कहते हैं, कस्बे। सबकी रवायत सब उस लेवल के ही वहां अर्बनाइजेशन है, उस लेवल का ही शहरीकरण है। कोई 19-20 का फर्क हो सकता है, उससे ज्यादा का फर्क नहीं हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत चिंता की बात है और अनिला सिंह के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़नी चाहिए। हालांकि मुस्कुराने की कोशिश करी, हमारी पुरानी दोस्त है, मैं इसलिए मैं ये लिबर्टी ले सकता हूं। लेकिन अगर बीजेपी के वोटरों में अगर उदासीनता दिखाई पड़ रही है और मुस्लिम तबका पूरी ताकत के साथ अगर आके वोट कर रहा है तो ये साफ। दूसरी बात एक चीज और यहां पे कि 20 ऐसी सीटें हैं जहां पे दलित वोटरों की संख्या 20% से ज्यादा है। 25 सीटें ऐसे हैं जहां पे मुसलमान दरअसल तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये वोटों का जो परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये पूरा चुनाव ये दूसरे चरण से क्या साफ हो गया है। धार्मिक ध्रुवीकरण पर यह चुनाव आ गया है। आज 80-20 की बात फिर से की योगी आदित्यनाथ ने, आशुतोष। उधर रिवर्स पोलराइजेशन भी, समाजवादी पार्टी भी तो यही खेल कर रही है ना कि एक मुश्त आ जाए मुसलमान वोट बैंक तो वील बी होम एंड ड्राई। दोनों तरफ से यह काम हो रहा है। संदीप, मुझे लगता है कि इसको इतने सरलीकृत तरीके से हमें एनालाइज करने की नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो मुस्लिम तबके के अंदर जो भाव है वो दरअसल अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। ये उसकी सोच है, उसके अंदर की सोच है कि आप हमें हिजाब पहनने नहीं देंगे, आप हमें बीफ खाने नहीं देंगे, आप हमें जो हमारा अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है तो उसको बिना किसी कारण के आप जेल के अंदर डाल देंगे। और जो लोग मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं उनको पुलिस कुछ नहीं करती है, उनकी लिंचिंग हो जाएगी और सरकार उन्हीं के साथ खड़ी हो जाएगी। तो वो अगर एक साथ एकजुट होकर वोट करते हैं, और दूसरी तरफ जो पोलराइजेशन की बात है, इसका मतलब है कि हिंदू पॉपुलेशन में पोलराइजेशन नहीं है। अगर पोलराइजेशन होता तो जितने बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी निकल कर वोट करे, उसी पैमाने पर हिंदू आबादी निकल कर आती। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की रात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आएगी। अगर नींद आएगी तो दुस्वप्न दिखाई पड़े उनको। पर यहां पर देखिए, बीजेपी विष्णु त्रिपाठी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, कैंपेन मोड में रहती है। अच्छे खासे उनके रणनीतिकार हैं, कहां सोशल इंजीनियरिंग करनी है, कहां ध्रुवीकरण करना है, कहां विकास की बात करनी है। वो इलाकों के हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव भी करते रहते हैं। तो 55 सीटों पर यह वोट परसेंटेज और जिन मुद्दों की गूंज सुनाई दी है, आप किस तरह से आंक रहे हैं दूसरे चरण को? देखिए, जब आज का जो चरण है और आज के जो जिले हैं और वहां का जो डेमोग्राफिकल सीन है, जो आबादी का जो प्रतिशतगत संतुलन है, तो ये तो बहुत बेसिक समझने वाली बात है कि वहां 80-20 का कोई फार्मूला नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, वहां पर तो वहां 80-20 जैसा कोई फार्मूला नहीं है। आप सहारनपुर की बात कर लें, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, वहां पर तो कहीं पर 60-40 का फार्मूला है, कहीं 50-50 है, कहीं 55-45 है। तो और आप ये भी देखिए कि एक वर्ग हमेशा से लगभग एक मुश्त वोटिंग पैटर्न का अभ्यस्त रहा है, ठीक है। नहीं, एक मुश्त वोटिंग या दरअसल मुस्लिम वोट बैंक पहले वो बसपा के पास भी जाता था। 35% गया पिछली दफा, कांग्रेस भी लेती थी। यहां लामबंदी हो गई है क्या? वो मैंने पहले भी कहा है। देखिए, एक बात तो ये है कि आप कुछ भी कहें और वो सबकी अलग अलग धारणा हो सकती है, लेकिन रामपुर, मुरादाबाद में आजम खां एक फैक्टर है, अपने संप्रदाय, अपने वर्ग के लिए एक फैक्टर है, और वो बड़ा फैक्टर है, और उसमें कहीं ना कहीं स्वाभिमान और दूसरी चीजें आ जाती हैं। और जो मैंने पहले भी ये बात कही थी और मैं उस पर अभी फिलहाल कायम हूं कि जहां जहां पर
मुस्लिम वोटर जो निर्णय कर रहा है वो बसपा या सपा या कांग्रेस को नहीं देख रहा है। हालांकि उसमें मेजॉरिटी जो सीटें हैं वो सपा और रालोद गठबंधन के दृष्टिकोण में जाती हैं, उसको तो इसका एकमात्र लक्ष्य जो मेजॉरिटी में है वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने में सक्षम है, हमें उस प्रत्याशी का समर्थन करना है। वोट तो मुझे एक चीज बताइए, आपने बहुत अहम बात कही विष्णु, आपने एक बहुत अहम बात कही कि ये 80-20 की लड़ाई नहीं है जी भाई। 80-20 हिंदू मुसलमान करके ये 80, एक मिनट सुनिए ना विष्णु, सुनिए ना, 80-20 वो तो हिंदू मुसलमान का वो हुआ। आपने कहा कहीं 60-40 है, कहीं 50-50 है, कहीं 45-55 है। पर आज भी सुबह एक इंटरव्यू दिया योगी आदित्यनाथ ने, तो बीजेपी अभी 80-20 वाले फॉर्मूले पर कायम है। तो क्या बीजेपी कोई नौसिखिया पार्टी तो है नहीं? वो एक रणनीति पर जो चल रहे हैं, क्या वो बैकफायर कर रही है, या हम उसकी गूंज, उस रणनीति की परिणति अभी शायद नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, मेरी बात को समझा जाए प्लीज। मैंने कहा ना, जब आप 80-20 की बात करते हैं ना, तो पूरे उत्तर प्रदेश की समग्रता में करते हैं। वहां पर आप जो है ना आबादी के अनुपात और संतुलन के हिसाब से बात करते हैं, तब आप 80-20 की बात करते हैं। प्लीज, मैंने एक बात कही ना कि आज जिन शहरों या जिलों में वोटिंग थी, वहां का जो डेमोग्राफिकल सीन है वो 80-20 का नहीं है। वहां पर 60-40 या 55-45 उसका है। इसलिए आज के जो चुनाव हुए, आज की जो पोलिंग है, उसको प्लीज पूरे उत्तर प्रदेश की समग्रता में 80-20 के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, पर मैं इसलिए, देखिए शरद गुप्ता, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज सुबह फिर वो 80-20 का नैरेटिव आता है कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, और चलना भी नहीं चाहिए। बात तो वो पते की है, मार्के की है, पर इस इलाके से पहले भी इस बात की ताल ठोकी जाना और कि जी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने देंगे, और ये बीजेपी का एक पुराना स्टैंड भी रहा है। तो ग्राउंड पर ये रणनीति कितनी काम करती दिखी है, या एक खौफ भी पैदा हो गया एक खास समुदाय में, और उसकी झलक इस बढ़ी हुई वोट परसेंटेज में भी हम देख रहे हैं? और क्या ये आने वाले चरणों में भी, 5 चरणों में भी चल पाएगा? ये भी देखने वाली बात है ना शरद? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, पोलराइजेशन कोशिश हर समय होती है, और यह भी देखा गया है कि जब कभी एक मुस्लिम संप्रदाय जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर ज्यादा संख्या में वोट करता हुआ दिखता है, तो यह भी बीजेपी कहती है कि साहब उसके बाद लंच के बाद फिर हिंदू निकल के आता है उससे बड़ी संख्या में, काउंटर पोलराइजेशन जिसकी आप बात कह रहे हैं। तो लेकिन जहां पे आप 40 और 50% मुस्लिम की बात कह रहे हैं, तो पिछले चुनाव में अधिकतर सीटों पे भाजपा के उम्मीदवार जीते थे। तो अगर इस समीकरण से देखें तो भाजपा को तो जीतना नहीं चाहिए था इन जगहों पे। होता क्या है कि हर जगह जहां पे जाट ज्यादा है तो कोई, जितनी पार्टियां हैं सब जाट खड़ा करती हैं, जहां पे मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा है तो वहां पे सभी पार्टियां मुस्लिम खड़ा करती हैं। तो उसमें फिर बंटता है। अगर 4 उम्मीदवार हैं और 50% मुसलमान हैं तो कोई 5% लेगा, कोई 7% लेगा, कोई 4% लेगा। एकमुश्त वोट पड़ने वाली, ये सिर्फ पिछले चुनाव में जो 91% जाट एकमुश्त पड़े हैं वैसा हुआ है। वरना कभी भी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, CSDS हमेशा जाति और धर्म के हिसाब से पोल करती है, उसमें कभी इस तरीके से नहीं आया कि सब 100% या 90% या 80% मुसलमानों ने एकमुश्त कहीं वोट दिए हों। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। और तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वो बट जाता था, रिवर्स पोलराइजेशन होती दिखी है इस बार, कि मुस्लिम वोट बैंक नहीं बटा है? नहीं, देखिए, कोशिश बहुत की गई है। गजवाए हिंद से लेके पाकिस्तान लाया गया, मतलब कोई ऐसी चीज 80-20 तो आप कह रहे हैं, लेकिन 80-20 के अलावा भी हर भाषण में, हर इंटरव्यू में सिर्फ पोलराइजेशन की कोशिश है। लेकिन हो पाया है या नहीं हो पाया है ये हमें बाद में मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से वोट पड़ा है, तो जिसे आप कहेंगे बंपर वोट पड़ा है, लेकिन अगर आप पिछले साल के पिछले चुनाव के फिगर्स देखेंगे
तो लगभग इसी तरीके के फिगर्स पिछली बार थे। इस बार पिछली बार से अगर कहीं 5 या 7% बढ़ के पड़े तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर 1-2% का फर्क हो जैसे पिछले पहले चरण में था, तो उससे समझ नहीं आती कि 1 या 2% से बढ़ा या घटा। और इसमें जो असल मुद्दे हैं शरद भाई, असल मुद्दे भी हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे भी होते हैं। उन मुद्दों की भी यहां पर आपको गूंज सुनाई दी क्या? और इसीलिए मैं MY फैक्टर की बात कर रहा हूं, महिला और यूथ, इनके हाथ में दरअसल चाबी होगी। हम ये 10 तारीख को देखेंगे, 10 मार्च को। देखिए जो मुद्दे इस चुनाव में अक्रॉस, एक्सेप्ट वो जो मेरठ मुजफ्फरनगर बेल्ट है, अक्रॉस सभी जगह जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि सुरक्षा का मामला है, लाभार्थियों का मामला है, वो बीजेपी के मुद्दे हैं, बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आवारा पशुओं का मामला है, इस तरीके से और भी कई चीजें हैं, तो वो बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। तो दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। और अगर मैं एक चीज बताना चाहूं, जो आपने एक सवाल पूछा था कि पिछले पहले फेज में जो हुआ और दूसरे फेज के, इससे क्या पूरे प्रदेश की दिशा तय होगी? तो जरूर पिछली बार ऐसा हुआ था, लेकिन अगर आप याद करें तो पहले और दूसरे चरण के पोलिंग के बाद लगभग अधिकतर टीवी चैनल्स ने, अधिकतर पत्रकारों ने, अधिकतर अखबारों ने एक ही चीज कहा था कि बीजेपी का स्वीप नहीं है, ये पूरा बटा हुआ चुनाव है और इसमें समाजवादी पार्टी की जी बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। और उसके बाद वो शमशान कब्रिस्तान का नैरेटिव भी चला कि जी अब ताकत झोंक दी है बीजेपी ने, पहले 2 चरणों में नुकसान है। कोई नुकसान नहीं निकला। पहले चरण में 91% स्ट्राइक रेट, दूसरे चरण का मिला दे तो लगभग 85% का स्ट्राइक रेट दिखाया था। तो अनिला 113 सीट, 25% से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई है। वो चिंता की लकीरों की बात कर रहे थे आशुतोष कि आपके माथे पर चिंता की लकीरें होनी चाहिए। चिंता की लकीरें हैं या आश्वस्त हैं? मेरी सबको राम राम। और मेरे माथे पे तो तेज है और ये अपना लकीरें नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला हूं। तो मेरे तो चेहरे और माथे सब पे तेज है, क्योंकि मुझे प्रेरणा जो है मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आती है कि अपने आप को आध्यात्मिक रखो। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो स्वयं ही एक योगी हैं। खैर, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ संदीप जी, चाहे वो आशु जी हो, चाहे शरद जी हो या कोई और हो सकता है इनके मन में बहुत लड्डू फूट रहे हो कि भाई अमरोहा में बहुत भारी वोटिंग हो रही है, मुरादाबाद में बहुत भारी वोटिंग हो रही है। पत्रकार विश्लेषण कर रहा है, लड्डू फूटने की बात क्या हो जाती है? क्यों, जब मेरे चेहरे पे, मेरे माथे पे शिकन इनको दिखाई दे रही है, तो मुझे भी इनके मन में चलिए, बिल्कुल वैलिड है, वार का पलटवार होना चाहिए, ठीक बात है। नहीं देखिए, ऐसा है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, मित्रता अलग है, अभी हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर केवल ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि देखो हिंदू तो बढ़ गया, मुसलमान एक हो गया, क्यों इतना खुश हो रहे हो? अभी तो 2 ही फेज हुए हैं, 2 फेज हुए हैं। 2 फेज को लेकर मुतमईन है, आश्वस्त है? पहले 2 फेज को लेकर 100% संदीप जी, 100%। देखिएगा, जो लोग ये खुशफहमी पाले हुए बैठे हुए हैं कि मुस्लिम डोमिनेंस बहुत ज्यादा है इस एरिया में, और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को मजा चखाएगा, ना केवल मुसलमान मजा चखाएगा पर हिंदू भी मजा चखाएगा। नहीं, वो बहुत से लोग ये भी कहने लगे हैं अनिला कि 3 तलाक को लेकर, सुनिए ना, 1 सेकंड सुनिए ना, आप इसे अभी पूरा वक्त दूंगा कि 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं में जो पैठ बनाई थी बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, ये हिजाब विवाद में सारी खो दी और नुकसान कर लिया। आप ना कल परसों में हिजाब पे रख लो एक डिबेट, और मुझे जरूर बुलाइएगा, कहकर बुलाइएगा। हमारे मीडिया सेल को कहिएगा कि अनिला सिंह को लेकिन मैंने डिबेट ना की ना मैं करूंगा। मैं अर्थव्यवस्था के हिजाब पर तो मैं कर लूंगा। नहीं, आप सुन लीजिए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो बैंकों के हिसाब पर कर लूंगा, हिजाब पर नहीं करूंगा। चलो जी, हम भी हिसाब दे देंगे हिजाब का। हिजाब का हिसाब अभी देता हूँ आपको। हाँ, देखिए ना, ऐसा है कि आपने मुझसे हिसाब मांगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो फायदा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर मिला था कि मुस्लिम बहन बेटियां माएं जो हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट किया था जो हिजाब कंट्रोवर्सी में, वो आप लोगों को नुकसान हो गया। ये एक षड्यंत्र के तहत हिजाब को तो दिखा दिया विक्टिम और भगवा को दिखा दिया विलियन।
अच्छा। षड्यंत्र शुरू होता है उडुपी कर्नाटक एक छोटी सी जगह से पूरे राष्ट्र में फैलता है, पूरे राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीय में कौन फैलता फैलाता है? यहाँ पर पूछिए ना टूल किट से, जो मलाला भी ट्वीट कर देती है। अच्छा, टूल किट ने किया। न्यूयॉर्क टाइम में एक वो आर्टिकल सरकार निकल आता किसकी है। है कर्नाटक में, आपकी है या टूल किट की सरकार है? संदीप चौधरी, कितना मजा आ रहा है, अनिला सिंह को बोलने मत दो। अच्छा, बोलने मत दो, मतलब भाई, आप कुछ भी बोलती भाई, रहेंगी, जानती हूँ, उसमें हिम्मत टोकू नहीं ना, करो। वो तो मैं टोकूंगा। अगर आपको नहीं, मैं परेशानी वही तो होती है कह उससे रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत भाई नहीं। चौधरी, मैं भी चौधरन हूं मैं। हाँ, हाँ, मेरी पक्की हिम्मत चौधरन नहीं है। वाली। बोलन नहीं देते। हाँ, नहीं, वो टूल किट ये हो की गया, सरकार है ये हो कर्नाटक गया। में कि बीजेपी की सरकार है? भाई मैं दे रही ना, मैं दे रही ना, हाँ, मैं चलो। हिसाब का हिसाब दे रही ना, हाँ, मुझे मौका तो दे। हाँ, पूरा अच्छा। मौका है। ठीक है, तो संदीप जी, मैं केवल और केवल ये कहना चाहती हूं कि यहाँ पर हिजाब को विक्टिम और भगवा को विलेन जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, पर जिसको रेडिकलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ मेरा देश हिंदुस्तान बना 1947 में, परंतु यहाँ पर हमेशा अगर कोई विक्टिम बना है तो हिंदू बना है। अगर हम 1947 से पहले का भी देख ले, खिलाफत मूवमेंट से लेकर आप देख लीजिए 35 को देख लीजिए, हिंदू कोड ऑफ लॉ को देख लीजिए, हर सब्सिडी मिलती थी, हमें नहीं मिलती थी। और अब ये कहा जा रहा है आपने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करा दिया, आप हिजाब पहने नहीं देते। हिजाब जो कि इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है, 15-20 साल पहले मात्र इसका इंट्रोडक्शन मेरे देश में हुआ है, आज उसको विक्टिम दिखाया जा रहा है। तो मतलब And ये the बीजेपी garb की of रणनीति secularism, है, वो कुछ ठीक है, लोग हिजाब जो का है बहुत ये कर कह लिया, रहे हैं, इससे ज्यादा right समय नहीं to दूंगा मैं हिजाब education का पर। खत्म हो रहा है। अनिला, तो मतलब कुल मिलाकर ये धार्मिक ध्रुवीकरण वाला चुनाव है, आप अपनी रणनीति नहीं, पर ये कायम है। एक सेकेंड, आपको एक चीज मैं बताऊं, मैं हिंदुओं के लिए एक चीज बताऊं, काइंडली प्लीज आप हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ऊपर होकर भी देखिए। हमारे कुछ लेजिस्लेटिव राइट भी हैं। बार बार दूसरे को विक्टिम, ये पूरे विश्व में दूसरे नंबर की आबादी मुसलमानों की मेरे देश में है, उनको विक्टिम बनाया जाता है और हम हिंदुओं को विलेन बना दिया जाता है। एंड इन द गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म हिंदू कुछ खड़े हो जाते हैं अपना एजेंडा लेकर और ये कहते हैं राइट टू एजुकेशन डिनाई हो रहा है, उन बच्चियों को पढ़ने दो। अगर वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ड्रेस कोड में नहीं भी है और वो वहां पे बगावत करती हैं, क्योंकि पीएफआई जैसी जो एक संस्था है उससे उनके तार जुड़े हैं, फिर भी करने दो। तो मतलब ये रणनीति है, ये रणनीति अभी काम करेगी उत्तर प्रदेश में, इसी की गूंज सुनाई देगी, हिजाब की गूंज सुनाई देगी। जो कश्मीर में हुआ, जो केरला में हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, हिंदू अभी भी नहीं जागेगा। तो ऐसा ना हो जो दाएं बाएं, अच्छा, तो उसमें विकास वगैरह की ये बड़ी अच्छी आपने बात की। एक मिनट अनिला, हिंदू शब्द ही गायब हो जाए। अरे अनिला, ठीक है, ठीक है, हिंदुओं की आप पैरोकारी कर रही हैं। केरला का आपने जिक्र कर दिया, केरला में जो हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो मल्टीपर्पज पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग, सरकार के नीति आयोग का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में 38% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जो तमाम विकास के मानक हैं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी, तमाम चीजों में सैकड़ों मील आगे है केरल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। ये आंकड़े तो आप भी जानती है ना? बिल्कुल जानती हूँ, बोलूं? हाँ, बोलिए ना प्लीज। बिल्कुल जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक देश की तरह है, 25 करोड़ की आबादी वाला, 2017 से पहले मैं ये कहूंगी इस प्रकार की एक मजबूत सरकार यहाँ पर आई ही नहीं कि यहाँ पे डेवलपमेंट लेकर आए। हमारे यहाँ के लड़के लड़कियां जो आप केरल नहीं बनने देना चाहते ना, तो केरल की तरह 100% लिटरेसी, हेल्थ केयर। रोज जो है ना, रोज एक हिंदू की हत्या होती है, रोज एक हिंदू की हत्या होती है, उसका उत्तर देंगे आप? रोज एक हिंदू की हत्या होती है, मैं बता तो रही हूँ। इसका तो हर एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, एक मिनट, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, आप आंकड़ों पे बात कीजिए। और एनसीआरबी सरकार की संस्था है, हत्याओं के मामले में, बलात्कार के मामले में, डकैती के मामले में कौन सा राज्य आगे है? 4,000%। यूपी आगे है कि केरल आगे है? अरे भैया, सबसे ज्यादा आबादी तो हमारी है और केरला तो बहुत। मैं 4,000% का आंकड़ा पूछ रहा हूं, मैं आबादी को लेकर ही नहीं आ रहा। 4,000%। नहीं करिए कंपैरेटिव एनालिसिस 2017 से पहले के बाद में, अगर रिडक्शन इन क्राइम हुआ कि नहीं हुआ? क्या हत्या में रिडक्शन नहीं हुआ? बलात्कार में नहीं हुआ? लूट में नहीं हुआ? वो पूरे देश में 20-21 में सब घर में बैठे हुए थे, सब जगह क्राइम की फिगर्स गिरी हैं। हाँ जी,
20 और 21 में कोरोना के चलते सब घर में बैठ गए थे, अपराध भी कम हो गए, पूरे देश में हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, मतलब अरे वाह, नहीं, ये अच्छा है। आंकड़े, मतलब आंकड़ों की बात कर रही हैं। नहीं, मैं भी तो आंकड़ों पे बात कर रही है ना। मैं तो कह रही हूँ कि केरला इतना डेवलप्ड स्टेट है, जब आप मेरे प्रदेश से उसको कंपेयर करेंगे, आप मेरे उत्तर प्रदेश को थोड़ा नीचा दिखाने का कोशिश नीचा दिखाएंगे, मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ। नीति आयोग पर अवमानना का केस दर्ज कीजिए ना। नीति आयोग के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े हैं, चाहिए एनसीआरबी के आंकड़े हैं, तो करो ना आप कंपैरेटिव एनालिसिस 2017 से पहले का और 2017 के बाद का। कभी हुई कि नहीं हुई? 2017 से अब तक नहीं, पहले मत जाइए ना, वर्तमान में रहिए। 2017 से 2021 शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था के पैमाने परखने होंगे ना, केरल और उत्तर प्रदेश के। आप 2017 से पहले मत जाइए। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में क्यों नहीं जाऊं? मैं क्यों नहीं जाऊं? अच्छा, मैं क्यों नहीं जाऊं? केरला क्या, रोम वाज मेड इन वन डे, रोम वाज बिल्ट इन वन डे। हाँ, केरला जो है अभी बिल्कुल तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास। हाँ, मेरे उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी सत्ता आई है जिन्होंने केवल और केवल तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पे राज चलाया हुआ है। और आप कह रहे हैं 2017 का जादू की छड़ी घुमा और गायब हो जाए। पर मैं कहती हूँ, एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से ही कहती हूँ कि कंपैरेटिव एनालिसिस, तो मतलब यहां पर ठीक है, मैंने आपकी बात समझी। तारिक अहमद, तुष्टीकरण की राजनीति हो, विक्टिम कार्ड खेला जाए, हिंदुओं को विलन खलनायक के तौर पर पेश किया जाए, यह कब तक सहन करेगा उत्तर प्रदेश का हिंदू? 80-20 पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, यह अनिला सिंह ने कहा अभी। देखिए, इन लोग का पूरा कोशिश है कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलें, जो हो नहीं पा रहा है। जनता ने उसको नकार दिया है। और अभी तो आपने 2 फेस देखा है, अभी आप बाकी 5 बचे फेस हो उनको भी देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे भी हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल पा रहा है। दूसरी बात, मुस्लिम कार्ड नहीं चल पा रहा है, आप तो खुश हो रहे होंगे, बांचे जिस भी हिस्से में होते हैं शरीर के, आप भी तो वो कार्ड खेलते दिखे हैं। नहीं, आपकी राजनीति मुस्लिम यादव वोट बैंक पर चली। अच्छा, हम इसीलिए आरएलडी के साथ आपने गठबंधन किया कि जाट मुसलमान साथ आ जाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये मत कहिए कि आप दूध के धुले। नहीं, हम अपने आप को दूध के धुला नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। क्या हमने सारे टिकट तो मुसलमान और यादव को दिए हैं? आपके सामने धर्म सिंह सैनी का नाम चल रहा है, क्या ये यादव है या मुसलमान है? कौन है? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, बिल्कुल नहीं की। तुष्टीकरण की राजनीति तो की नहीं। अगर हम तुष्टीकरण की राजनीति 2012 से 17 वही कानून व्यवस्था के नाम पर मुस्लिम और यादव युवा जो गुंडई करते थे, वो उत्तर प्रदेश का आम वासी क्या भूल गया है? तारिक भाई, मैं कड़वी बातें कहता हूं। हाँ, क्या आप भूल गए कि अभी तो धनंजय सिंह ने यही लखनऊ के गोमती नगर चौराहे पे लोगों को भुनवा दिया, 40-40 गोलियां लगी, तो ये गुंडई नहीं है? क्या ये गुंडई नहीं है? तो मतलब तेरी गुंडई और मेरी गुंडई का खेल है? तमाचा मार दे खिलाड़ी को, वो गुंडई नहीं है। या एसएसपी डीएम रात के 2 बजे के बाद बलात्कार पीड़ित लड़की की लाश को मिट्टी का तेल छिड़क के जला दे, ये गुंडई नहीं है? ये भी तो गुंडई है, ये पुलिस प्रशासन की गुंडई है। तुष्टीकरण क्या होता है? खुली छूट दे दो कुछ समुदायों को कि वो जो करना चाहे वो करेंगे। भाई, इन्होंने तो खुली छूट दी, तभी तो एक इंस्पेक्टर वहां पे मारा गया, बाकायदा उन्मादी भीड़ में मार किया। और फिर उस उन्मादी भीड़ में जो अग्रवाल लड़का पकड़ा गया था, जेल गया, जब जेल से छूटा तो इन्हीं के केंद्र के मंत्री ने आके उसका स्वागत किया, जैसे बड़ा वो तीर मार के आया है या देश की शान में वो गया था। एक इंस्पेक्टर के मर्डर में गया था, तो आप उसका स्वागत करने के लिए जाएंगे? तो तारिक अहमद, कुल मिलाकर ये चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है क्या? ये हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ा जा रहा है? इनकी कोशिश है कि कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए रोज इनका जिना निकलता है, रोज इनका तुष्टीकरण का डायलॉग निकलता है, और रोज गजनवे हिंद निकलता है, और रोज कुछ ना कुछ लूज टॉक चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलता है। ये लोग सिवाय लूज टॉक के और कुछ नहीं, ये डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट कुछ किया ही नहीं यूपी में। हमने कैंसर हॉस्पिटल बना के तैयार करके उद्घाटन करके रखा, उसको इन्होंने चालू नहीं किया। और जब कोरोना काल आपने इतना काम किया कि 224 सीट से 47 सीटों पर ले आई यूपी की जनता। भाई
भाई यूपी की जनता को इन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया और साथ में इन्होंने कहा कि अगर हम डबल इंजन की सरकार रहेंगे तो हम आपके खाते में पैसा डाल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट आपके खाते में पैसा नहीं डालने दे रही है। जनता तो सीधी होती है, जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया और जनता उसका जवाब दे रही है। 50 किलो की बोरी में 45 किलो ये यूरिया की खाद देते हैं। ये काम तो कर रहे हैं। 5 किलो खाद कम नहीं होती है भाई। आप भी फार्मर 5 किलो अनाज केंद्र सरकार दे रही है 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को। उसके अलावा दाल, चीनी, नमक और तेल भी दिया जा रहा है। वो योगी बिल्कुल सरकार दिया दे जा रहा रही है। है। 1000 रुपए शौचालय बनाए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों को भी मिले, सिलेंडर दिए जा रहे हैं, उनका भी जिक्र करेंगे ना। 1000 रुपए की चीज करके आपने छुट्टे जानवर छोड़ दिए जो उनके 50,000 की फसल को नुकसान भी कर रहे हैं। आपने 1000 रुपए का किया है तो आपने उनके डीपी खाद वगैरह में से आपने उनकी बोरियों में से 5-5, 10-6 किलो चोरी भी किया है। ये सरकार ने ही चोरी किया है और वही पैसा इनको दे रहे हैं। आप सिलेंडर की बात करिए, 300 कुछ रुपए का आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। तभी तो लड़की का बलात्कार करके मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया इन्होंने। तभी तो एक बलात्कारी विधायक को सजा भी हुई और बलात्कारी विधायक ने उस लड़की के खानदान को बसों तले रोलवा दिया। अच्छा, गायत्री प्रजापति किसकी पार्टी में थे? मंत्री कहां थे? गायत्री प्रजापति ने क्या किसी उसके परिवार को मार दिया? क्या उसके बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, चाचा को मार दिया, पूरा खानदान को जेल में? वही तेरी गुंडई मेरी गुंडई। डॉक्टर एमएच खान, एक सेकंड। डॉक्टर एमएच खान, असल मुद्दे कहीं गौण होते दिख रहे हैं क्या? पहले 2 चरण इस बात की दुहाई दे रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण पर जोर हो गया है पूरे चुनाव का, जो कोई, मैं इसे स्वस्थ नहीं मानता लोकतंत्र के लिए, पर जो कड़वी हकीकत है उसे बयां कर रहा हूं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी जब ऐसी बातें करने लगते हैं और मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और संविधान की शपथ ले लेता है, वो 80-20 करने लगता है। और पहले बयान में उन्होंने 80-20 में कुछ उसको क्लियर नहीं किया था कि हाँ 80 कौन है 20 कौन है। 80-20 की लड़ाई बताया था उनको। और फिर उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ जी ने बजरंग बली हमारे अली तुम्हारे किया था। और योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में लोगों ने सुना है कि बजरंग बली को उन्होंने कहा था दलित है, आदिवासी है। भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं इन लोग अपनी गद्दी के लिए। सबजन हिताय सज्जन सुखाय का नारा नहीं है, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज देखिए, मूल मुद्दे जो आप कह रहे हैं ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान अलग हो गया, हिंदू अलग हो गया। देखिए, कोई एक जात बिरादरी अकेले मिलकर किसी को जिता हरा नहीं सकती है। चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूम लीजिए, सबको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। आज अगर बहुजन समाज पार्टी के पास दलित वोट है तो मुस्लिम वोट उसके तरफ आकर्षित होगा कि हाँ, इसमें हम अपना वोट मिलाएंगे तो हम, अगर सांप्रदायिक पार्टी है तो उसको हरा सकते हैं। अभी उन्नाव में घटना घटी, समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री का बेटा, उसको दलित लड़की के साथ बलात्कार किया और अपने ही आश्रम में उसको गाड़ दिया। कौन गया उसके पास? कौन मिलने गया? हमारी पार्टी के लोग गए। हमारी पार्टी के लोग, बहन कुमारी मायावती जी नहीं, पर देखिए डॉक्टर एमएच खान, ये सब ये वो, एक मिनट सुनिए ना। आपने दलित मुसलमान का जो जिक्र किया, ये आपकी ताकत थी। ये जो कॉम्बिनेशन थी, सोशल कॉम्बिनेशन, जाति और धर्म का जो ये गठजोड़ था, आप हमेशा बड़ी ताकत रहे। 2012 में सबसे ज्यादा सीटें जीती बहुजन समाज पार्टी ने इस इलाके में, चाहे सरकार नहीं बन पाई थी आपकी। पर क्या मुसलमान जो 1/3, 35%, 40% तक भी आपको वोट देता आया था, क्या वो छिटक गया है? अब वो एक जगह एक मुश्त वोट करता दिख रहा है क्या? ये आपके लिए चिंता का सबब है क्या एमएच खान? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि अजीत सिंह की पार्टी जो है, जिसमें जयंत चौधरी जी मुखिया बने हैं, उनके पिताजी कहा करते थे कि जिस गाड़ी में लाल झंडा उसमें समझ लो बेटा गुंडा। और जो जब कानून व्यवस्था की बात आशुतोष जी कर रहे थे, तो ये मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, किसने कराया था और कौन लोग नाच देख रहे थे? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग या पूरे हिंदुस्तान के लोग भूल चुके हैं क्या इस चीज को? आपको याद होगा कि उसमें 62 मुसलमान मारे गए थे और हिंदू वर्ग के लोग 20 लोग मारे गए थे। तो सफर कौन हुआ वहां पर?
इनको समाजवादी पार्टी को कौन पूछा? समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी साबित हो गई। इनके मुखिया कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। तो जनता नहीं जान रही है क्या? जान रही है क्या? इनके वहां था ना किया तो ये गुंडे बुआ, चरम सीमा पर अरे इन्हीं गुंडों के साथ बुआ बबुआ की जोड़ी हमने चली थी झटक ना दिया था ना। 2019 में, तब भूल गए थे। ये तो मैंने आपसे कहा ना कि तब याद था, लेकिन हमने सुधर सकते हैं, लेकिन सुधरे नहीं तो झटक दिया तुरंत। अच्छा, 1 सेकंड नहीं लगा झटकने में हमको। और सुधार करने के लिए ये हम 2019 में गठबंधन किया, लेकिन ये हिंदू मुसलमान की बहुत हो गई। अब क्विक कमेंट चाहूंगा अपने एक्सपर्ट से। आशुतोष, देखिए एक बात सही कही है डॉक्टर अहमद खान ने, एक जाति या धर्म विशेष किसी को चुनावी नैया पार नहीं लगवा सकता, ये एक गठजोड़ होता है। तो यहां पर जो पिछड़ी जाति है, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग जबरदस्त की थी, एक लाभार्थी जाति बना रखी है बीजेपी ने, क्या वो अभी कायम है वो ताकत, या सेंधमारी भी होती दिख रही है? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नैरेटिव उस चश्मे से देखेंगे तो बहुत ही आधी अधूरी और धुंधली चुनाव की तस्वीर दिखेगी ना। तो मुझे लगता है कि ये जो लाभार्थी शब्द है, ये आपने पहले सुना था क्या? ये लाभार्थी शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को इशारा करता है, क्योंकि उसको एक ऐसा लाभार्थी के बहाने एक ऐसा मिथ क्रिएट करने की जरूरत है और अपने समर्थकों का देखिए हमारा वोट परसेंटेज नीचे नहीं जा रहा, एज इट इज विद्यमान है। भाई ये लाभार्थी तो बंगाल में भी था, तो लाभार्थी का जिक्र क्यों नहीं हुआ? ये लाभार्थी तो दिल्ली के चुनाव में भी था, वहां पे इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? या उसके पहले उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? मेरा अपना खास तौर पे मानना यह है 2019 के चुनाव की भी तो बात करेंगे। 50% लोगों ने वोट दिया ना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, इसी लाभार्थी फैक्टर को लेकर। इसमें एक बड़ा पुट था लाभार्थी जाति का। संदीप, अगर आप 2019 के बारे में बात करेंगे तो कभी इतिहास उसका भी लिखा जाएगा, लेकिन वो अगर पुलवामा नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही सीटें मिलती कि पाकिस्तान को घुस के मारा? वो एक राष्ट्रवाद का एक जो नई चीज खड़ी हुई थी, उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। मेरा अपना खास तौर पर मानना यह है कि 8 साल केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है, 5 साल उत्तर प्रदेश उसकी सरकार हो गई है, और अभी भी अगर उसकी डिलीवरी नहीं है, अगर अभी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप ये कह रहे हैं, लेकिन विष्णु यही सवाल आपसे भी। लाभार्थी जाति एक जो पिछड़ी जातियों का अब बहुरंगी गठबंधन कह रहे हैं अपने गठबंधन को अखिलेश, बीजेपी ने भी जो वो गोटियां सेट की हैं, क्या हम इन अहम फैक्टर्स को ये हिंदू मुसलमान नैरेटिव में इग्नोर कर रहे हैं क्या? देखिए, अगर आप मैक्रो या व्यापक संदर्भों में देखते हैं तो मैं अभी बहुत जगहों पर गया था और ये बात सही है कि एक लाभार्थी करके एक सामाजिक संवर्ग बना है, और इससे अगर कोई इनकार करता है तो मुझे लगता है वो सामाजिक सत्य को अस्वीकार कर रहा है। हमने गांव में भी देखा, कस्बों में देखा, तो वहां पर एक लाभार्थी नाम का जो एक सामाजिक संवर्ग है, जो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जो किसी भी जाति, मैं जाति शब्द प्रयोग कर रहा हूं, संप्रदाय नहीं कर रहा हूं, जो किसी भी जाति से ऊपर उठ करके सोच रहा है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जो ये लाभार्थी संवर्ग है, इसमें कहीं चूंकि दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं, मैं बसपा और कांग्रेस को अगर वो कर देते हैं, किनारे कर देते हैं, तो दोनों ध्रुव वास्तव में आप वो मंच से कुछ भी कहें, तो भाषण कुछ भी दें, हमने देखा है, असलियत में देखा है, अपनी आंखों से देखा है, दोनों ही पक्ष वास्तव में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं और उसका भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये सत्य है। अगर कोई से गलत कहता है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और चूंकि आज की जो है चर्चा है, मैं इसमें शामिल इसलिए हुआ हूं क्योंकि आज के चरण पर चर्चा होने वाली थी। तो मेरा निष्कर्ष ये है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो जिले हैं, सहारनपुर से लेकर के और बदायूं तक या मुरादाबाद तक, खासकर मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल, तो थोड़ा सा नजीबाबाद, ये 80-20 के फैक्टर वाले नहीं हैं। ये 80-20 वाले फैक्टर के नहीं है। थोड़ा सा मैं संक्षेप में शरद आपसे भी जवाब चाहूंगा। मैं एमवाई पर फिर आना चाहूंगा। महिला और युवा, धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण पर ये टूटती भी दिखती हैं, और मैं वही लाभार्थी वाली बात और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, जिसे बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है, और महिलाओं और युवाओं ने
युवाओं ने एस्पिरेशंस के चलते महिलाओं को जो चीजें मिल रही थी, अच्छा खासा समर्थन दिया 17 और 19 में बीजेपी को, वो कायम है क्या, या नाराजगी क्रीपन करने लगी है ग्राउंड पर? महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो बीजेपी के साथ था, मुझे लगता है वो अभी भी है। जहां तक लाभार्थी की बात है, ये हमने 2009 में भी देखा। मनरेगा एक बड़ा इशू था कांग्रेस की जीत के लिए, और इसके बाद भी कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहां पे बीजेपी ने पिछले 2019 के चुनाव में, 2017 के भी चुनाव में काफी चीजें ऐसी थी जो दी थी जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल इतनी चीजें देते हैं जिसकी वजह से वो जीतते हैं। तो ये लाभार्थियों का एक बड़ा तबका बना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो राशन दिया जा रहा है सिर्फ मार्च 31 तक, 31 मार्च के बाद क्या होगा, वो कहां से खाएंगे, क्या वो सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं तो उनके ऊपर है। तो जो भी है कि ये लाभार्थी आखिर कब तक सरकारी दया पर, मैं दया ही कहूंगा, दया पे निर्भर रहेंगे? क्या उनको कभी अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत सरकार देगी? ना, वो चुनाव में इतनी आदर्श बातें हैं, आदर्शवादी बातें तो नहीं होती हैं। तो अब 20 सेकंड में तीनों राजनीतिक मेहमानों से कमेंट चाहूंगा। अनिला, तो रात तय हो गई है उत्तर प्रदेश की पहले 2 चरणों के बाद? बिल्कुल तय हो गई है। बाहर है या बदलाव की पुकार है? तय हो गई है, और बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में दोबारा आएगी। और जिन लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं वो लड्डू आज की तारीख में फूट रहे हैं, पर कोई बात नहीं, 10 मार्च को हम सच्ची मुच्ची के लड्डू जो है ना इन लोगों को खिलाएंगे। और जिनके माथे पर चिंता की लहरें हैं, चिंता की लकीरें हैं, वो और गहरी ना हो जाएं, ये भी देखना होगा ना 10 मार्च को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं गहरी होने वाली। बिल्कुल गहरी नहीं होने वाली। ठीक है तारिक, तय हो गई है राह बाकी 5 चरणों की? बिल्कुल, ये राह अभी तक तय हो चुकी है और हम निश्चिंत हैं कि ये बदलाव की बाहर चल रही है। बदलाव होगा, ना हम किसी जात की बात करते, ना किसी धर्म की बात करते, हम जनता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। वो जानती है, वो पब्लिक जानती है। एमएच खान, कुछ अप्रत्याशित भी हो सकता है क्योंकि हर कोई, और उसमें मैं भी शामिल हूं, बीजेपी और समाजवादी गठबंधन की सीधी टक्कर बता रहा है। सरप्राइज देने वाले हैं या अब आप की अरे भैया ये हमसे ना हो पाएगा, रेस से बाहर निकल गए? नहीं, ये परसेप्शन बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी का अंडर करंट है। आप देखिएगा, महंगाई जो जितनी बढ़ाई गई है और डीजल पेट्रोल के दाम जितने बढ़ाए गए हैं, अभी आपके एक दिन और चर्चा मैंने कहा था कि कंपनियां अब दाम नहीं बढ़ा रही हैं, अब घाटा नहीं हो रहा उनका। अब 10 तारीख के बाद देखिएगा कमर तोड़ महंगाई आएगी। जनता इस चीज को समझ रही है, और किसानों की समस्या है, छुट्टा जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है। समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, किया भी बहुत कुछ जाता है। फैसला आप लोगों को लेना है और यह आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो 1/4 सीटों पर से ज्यादा पर, बल्कि मैं कहूं, मतदान हो गया है और यहां बधाई की पात्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता की बड़ी गर्मी, चर्बी, माहौल को उत्तेजित करने, भड़काऊ करने की तमाम कोशिशों के बावजूद पहले चरण में भी शांतिपूर्ण मतदान हुआ और दूसरे चरण में भी। तो शांतिपूर्ण मतदान कीजिए, आपका हक भी है, जिम्मेदारी है, उसका इजहार कीजिए जैसी सरकार चाहते हैं, उसके लिए बटन दबाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।